तो लास्ट टाइम आप लोग यहाँ तक पढ़े थे कि जिसका उद्घाटन सिंधु के साधु वात्स्वानी ने किया था। अगस्त 1926 में लहेरियासराय की खादी प्रदर्शनी का राजेंद्र प्रसाद ने तथा देवघर की प्रदर्शनी का जमनालाल बजाज ने उद्घाटन किया था। देवघर के प्रदर्शनी में जमनालाल बजाज ने उद्घाटन किया था और लहेरियासराय की खादी प्रदर्शनी का राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था पार्ट 7 में, 7वां पार्ट में 7 में पढ़ा था आपने, और मैडम पढ़ा रही थी। अभी मैडम अवेलेबल है नहीं, कुछ काम से बाहर गई हुई हैं, तो उन्होंने बोला कि सर आप इसको तब तक कंटिन्यू करो ताकि जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो भी लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं हो, उनका स्टडी डिसकंटिन्यू नहीं हो, तो उनको जो भी सपोर्ट चाहिए होगा मिले। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, जब तक वो आती हैं तब तक मैं पढ़ाता हूँ। इसके आगे बहुत सारे आप लोगों का कमेंट भी था कि ज्योग्राफी भी कवर करना है, तो हम लोग ज्योग्राफी भी कवर करेंगे इसमें। तो अब उन्हीं का जो पढ़ाया हुआ है उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं उनकी तरह बेहतर पढ़ा पाऊँ। यह है हमारा साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन सब लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत में आया था। तो संवैधानिक सुधारों के लिए 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की संसद तथा भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा एक घोषित सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत भर में भारी रोष प्रकट किया जाना स्वाभाविक था। आयोग के केवल अंग्रेज सदस्य होने के कारण विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा इसे आत्मनिर्णय के मौलिक सिद्धांत की अवमानना समझा गया। आत्मनिर्णय के मौलिक सिद्धांत का अवमानना समझा गया और 16 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो, नेताओं का जो घोषणा पत्र होता है, मैनिफेस्टो बोलते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो रिलीज करती है, उसमें वो बोलती है उसने कि हम अगर सरकार आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जो भी उनका अपना कमिटमेंट होता है पब्लिक से वो करती है, तो उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। तो लीडर्स मैनिफेस्टो नेताओं का घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। इस पर सभी दलों के प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। अच्छा, तो ये क्या था, साइमन कमीशन में क्या हुआ था कि भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा एक घोषित सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले लॉर्ड इरविन, उस समय साइमन कमीशन जब आया था तो उसको किसने बनाया था? लॉर्ड इरविन ने। ये भी एक सवाल है। एक घोषित सर जॉन साइमन की, ये जो साइमन कमीशन था, एक्चुअली साइमन का एक कमीशन बनाया गया था जिसके जो अध्यक्ष थे वो उनका नाम सर जॉन साइमन था। ठीक है, उसमें ये जो कमीशन बना था उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, इसकी वजह से पूरे भारत भर में रोष था और आयोग में केवल अंग्रेजी सदस्य होने के कारण जो विभिन्न राजनीतिक संगठन थे उनके द्वारा इसे आत्मनिर्णय के मौलिक सिद्धांत का अवमानना माना गया। मतलब जो आत्मनिर्णय लेने का जो मौलिक सिद्धांत होता है कि भाई आप अकेले सिर्फ निर्णय लोगे तो नहीं चलेगा ना, यहाँ पे तो आपको प्लुरलिस्ट सोच रखना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा। तो उसको ये माना गया कि ये उसका अवमानना है कि मौलिक जो सिद्धांत है उसको ये फॉलो नहीं करता है। तो 16 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो प्रकाशित किया गया। लीडर्स का मैनिफेस्टो, इसमें सभी दलों के प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे, जिसमें बिहार से हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख नेता थे सर अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और नवाब इस्माइल खां। अच्छा, तो ये हमें याद रखना है कि लीडर्स मैनिफेस्टो किस डेट को साइन हुआ, ये भी एक सवाल है। 16 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो साइन हुआ। उसके बाद इसमें ये भी सवाल बनता है कि बिहार से जो उसमें सारे प्रमुख नेताओं का साइन था, तो उसमें बिहार से जो प्रमुख नेता थे उन्होंने उसमें कौन कौन साइन किए थे लीडर्स मैनिफेस्टो में? सर अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और नवाब इस्माइल खां, ये इतने सारे लोग साइन किए थे। बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। अब सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ उसका अध्यक्षता किसने किया था बिहार में? तो सर अली इमाम ने उसका अध्यक्षता किया था। तो ये भी ध्यान देने वाली बात। आयोग 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा। कमीशन पहुंचा, जहां उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। 28 दिसंबर साइमन कमीशन कब आया पटना में? तो 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा, जहां उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आयोग के कुछ सदस्य डुमरांव
के महाराज का आतिथ्य स्वीकार करने वहां पहुंचे, लेकिन वहां भी उनके विरुद्ध प्रदर्शन हुए। आयोग ने 19 दिसंबर 1928 को पटना से कोलकाता के लिए प्रस्थान किया। 12 दिसंबर को आए और 19 दिसंबर को पटना से कोलकाता के लिए प्रस्थान किए। 19 मई 1928 को मुंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए सर्वोच्च संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिस पर 29 अगस्त 1928 को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। एक पैरेलल स्टोरी चल रहा है इसमें कि 19 मई 1928 को मुंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए सर्वोच्च संविधान का प्रारूप तैयार करने का एक कमेटी का नियुक्त किया गया। मतलब कि मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सर्वोच्च संविधान का प्रारूप तैयार करने का प्रावधान था। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई, वही रिपोर्ट जो अगस्त में प्रकाशित हुई जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिस पर 28-29 अगस्त 1928 को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। जो नेहरू रिपोर्ट आया उस पर डिस्कशन हुआ 28-29 अगस्त को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। तो कहाँ भी तो लखनऊ में किया गया था। नेहरू कमेटी के प्रमुख सदस्यों के साथ सर अली इमाम ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। अब यहाँ सवाल आता है कि सर अली इमाम ने बिहार से भाग लिया था उस सम्मेलन में, कहाँ? तो उस सम्मेलन लखनऊ में हो रहा था, ठीक है। और पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक जो थे वो कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, श्रीनिवास अयंगर थे जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया तथा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। नेहरू रिपोर्ट का विरोध होता है और फिर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का स्थापना होता है। 3 नवंबर 1928 को इसकी पहली बैठक हुई। किसकी? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की पहली बैठक 3 दिसंबर 1928 को ही हुई थी। अच्छा, विभिन्न प्रांतों में संगठन के कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए 20 सदस्यीय एक अस्थायी केंद्रीय बोर्ड गठित किया गया। इस बोर्ड में बिहार से अब्दुल बारी सदस्य थे। तो क्या हुआ? विभिन्न प्रांतों में संगठन के कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए 20 सदस्यीय एक अस्थायी केंद्रीय बोर्ड गठित किया गया। 20 सदस्य का अस्थायी केंद्रीय बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड को बनाया गया ताकि कि अलग अलग प्रांत में कार्यों में सहायता प्रदान किया जाए। अच्छा, अब आता, अच्छा इसमें इस बोर्ड में बिहार से अब्दुल बरी सदस्य के रूप में चुने गए थे। अच्छा, अब आता है विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन। महात्मा गांधी ने कोलकाता में 4 मार्च 1929 को विदेशी वस्त्रों की होली तथा प्रदर्शनी की व्यवस्था की। 4 मार्च 1929 को। ये 28 में ये सब कुछ हो रहा था। 28 में ये सब कुछ हो रहा था, ये सब कुछ। और ये 4 मार्च 19 की बात है जब महात्मा गांधी ने कोलकाता में, कहाँ की? तो कोलकाता में 4 मार्च 1929 को विदेशी वस्त्रों की होली तथा प्रदर्शन की व्यवस्था की। खादी के माध्यम से विदेशी वस्त्र बहिष्कार की इस योजना के लिए उन्हें 1 रुपया जुर्माना की सजा की गई। अच्छा, खादी वस्त्र सपोर्ट करना था और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था, इसके लिए इनको जुर्माना लगाया गया था गांधी जी को 1 रुपया की, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुका दिया। बिहार में रविवार के दिन कार्यक्रम मनाया गया और अनेक स्थानों पर सार्वजनिक तौर पर विदेशी कपड़ों को जलाया गया। कांग्रेस प्रभावित जिलों में स्वयं सेवकों ने घूम घूम कर प्रचार किया। इस कार्य पर बल देने के लिए राजेंद्र प्रसाद ने एक योजना प्रस्तुत की। एक योजना प्रस्तुत की जिसमें कांग्रेस कर्मी प्रत्येक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फैलकर सभी घरों पर जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रचार करते। प्रचार का एक प्रभावी तरीका हस्ताक्षर द्वारा इस आशय के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कराना था कि वह अब से ना तो अपने निजी व्यवहार के लिए और ना अपने आश्रितों के लिए विदेशी कपड़ा खरीदेगा। राजेंद्र प्रसाद चंपारण, दरभंगा, भागलपुर, सारण के कार्यकर्ताओं से
चंपारण, दरभंगा, भागलपुर, सारण के कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मिले तथा उन्हें उपयुक्त निर्देश दिए। मतलब कि यहाँ के लोगों से, जो भी कार्यकर्ता थे उनसे, स्वयंसेवक कार्यकर्ता जो थे उनसे वो खुद मिले और मिलके उनको दिशा निर्देश दिए, मतलब कि कैसे करना है ताकि इसका खादी का उत्पादन एवं विक्रय बढ़ाने के लिए खोले गए नए केंद्रों में पूर्णिया में किशनगंज तथा और भागलपुर में अमरपुर उल्लेखनीय थे। खादी का विक्रय बढ़ाने के लिए खोले गए नए केंद्रों में पूर्णिया में किशनगंज और भागलपुर में अमरपुर। अब ये अमरपुर कहाँ था? तो भागलपुर में शायद अभी भी है अमरपुर। तो आगे चलते हैं। अब राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। कब मनाया गया बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में अभी तक पूछा नहीं है शायद बीपीएससी में, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में उस दिन, नेतृत्व कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में उस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में छात्र राष्ट्रीय झंडे के साथ शामिल हुए। गुलजारबाग में सभा की अध्यक्षता करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रभावशाली भाषण में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान की भावना जागृत एवं विकसित करने की श्रोताओं से अपील की। राजेंद्र प्रसाद के पटना सिटी में आयोजित दूसरी सभा में चले जाने के कारण गुलजारबाग सभा का सभापतित्व आचार्य बद्रीनाथ वर्मा ने किया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का सवाल पूछता है जिस चीज़ पे बीपीएससी खासतौर पे इस तरह का सवाल पूछता है जिस चीज़ पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। जो भी हम हैं तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस चीज़ पे पूछता है। अभी क्या है कि ये गुलजारबाग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ये पीड़ित दिवस मनाया गया, जुलूस निकाला गया, भाषणबाजी हुआ, वो सब ठीक था। लेकिन ये इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि गुलजारबाग का सभापतित्व वो छोड़ के चले गए। राजेंद्र प्रसाद के प्रभावित अपील के राजेंद्र प्रसाद के पटना सिटी में आयोजित दूसरी सभा में चले जाने के कारण, कहाँ आयोजित था दूसरा सभा? पटना सिटी में। गुलजारबाग का सभापतित्व आचार्य बद्रीनाथ वर्मा ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछ देगा और फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो लास्ट में होता है ना, नन और मोर देन वन ऑफ द एबव इज राइट, मतलब कि या तो एक सही है या एक से ज़्यादा सही है, कोई नहीं सही है। नन और मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट, ऐसा ऑप्शन आता है ना, पांचवा ऑप्शन। तो वो ऑप्शन में ये दोनों अपना का नाम डाल देगा और हम लोग का राजेंद्र प्रसाद मार के चले आएंगे। या फिर कोई लोग ये भी मार सकता है, बद्रीनाथ वर्मा जो पढ़ के जाएंगे वो बद्रीनाथ वर्मा भी मारेंगे। जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो हम लोग जिसमें डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें भी हो सकता है कि कोई लोग ना फटाफट से, हमने तो वीडियो में देखा था कि आचार्य बद्रीनाथ वर्मा ने किया था, वो तो चले गए थे पटना सिटी वाले प्रोग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गुलजारबाग में सभापतित्व दूसरा किसने किया था? तो आचार्य बद्रीनाथ वर्मा ने। हमने टिक लगाया और हमने माना कि सही है। सही नहीं हो सकता है, अगर दोनों का नाम है तो सही नहीं हो सकता है, पांचवा ऑप्शन होगा। तो इस बात पे ध्यान रखना है क्योंकि दोनों ने किया था ना, दोनों ने उसका सभापतित्व किया था। तो उन दोनों का तो नाम आप लिख नहीं सकते क्योंकि ए एंड बी तो ऑप्शन रहता नहीं बीपीएससी में, ये तो एक से ज़्यादा रहता है, नहीं तो नन रहता है, तो आप पांचवा ऑप्शन मारेंगे। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। आप जब तक अच्छे से समझ के नहीं आंसर करेंगे, आजकल आंसर करना बहुत टफ हो गया, वैसे भी कटअप बहुत हाई जा रहा है बीपीएससी का, तो बी केयरफुल। इस सभा में पंजाब के भूख हड़तालियों के साहस एवं वीरता की प्रशंसा तथा उनकी न्यायोचित मांगों की नहीं मानने के लिए सरकार की निंदा विषयक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस प्रस्ताव को प्रोफेसर अब्दुल बड़ी द्वारा प्रस्तुत एवं जयचंद विद्यालंकर द्वारा अनुमोदित किया गया। इस प्रस्ताव को प्रोफेसर अब्दुल बड़ी ने प्रस्तुत किया और जयचंद्र विद्यालंकर ने अनुमोदित किया। अच्छा, केंद्रीय असेंबली भवन बम विस्फोट की बिहार में प्रतिक्रिया। हाँ, केंद्रीय असेंबली भवन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 8 अप्रैल 1929 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत हॉट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है ही, बहुत हॉट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में।
तो ये हमेशा याद रखना है कि सेंट्रल असेंबली में, केंद्रीय असेंबली भवन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को बम विस्फोट का भारत में सर्वत्र प्रभाव हुआ। पटना में दोनों क्रांतिकारियों के चित्र सहित एक इश्तहार की प्रतियां बिकी, जिसके लेखक संभवतः प्रोफेसर ज्ञान साहा थे। अच्छा, ये ध्यान रखने की बात है कि वो जो क्रांतिकारी विस्फोट किए थे, वो उनका जो इश्तेहार जो छपा, लेखक उसके कौन थे? वो प्रोफेसर ज्ञान साहा थे। पटना में 17 अगस्त 1929 की रात में कुछ स्थानों पर निम्नलिखित शीर्षकों वाले 2 बिल्ले चिपकाए गए: भूख हड़तालियों के प्रति सहानुभूति दिखाओ, रक्षा कोष हेतु चंदा दो। दूसरा था, प्रत्येक राष्ट्र को दमन एवं अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। ये हमने क्वेश्चन देखा नहीं इस तरह का कि पूछा है, लेकिन ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शीर्षकों वाले 2 बिल्ले चिपकाए गए। ये दोनों चीज 17 अगस्त 1929 की रात को पटना में कुछ स्थानों पर चिपकाए गए थे, जिनका 2 चीज शीर्षक था। एक तो था भूख हड़तालियों के प्रति सहानुभूति दिखाओ, रक्षा कोष हेतु चंदा दो, और दूसरा था कोट, वो ये था कि प्रत्येक राष्ट्र को दमन एवं अत्याचार के विद्रोह करने का अधिकार है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये केंद्रीय असेंबली में बिहार का जो प्रतिक्रिया था वो यही था। अच्छा, आगे 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन। 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन, इसमें क्या था? मुंगेर में 19 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। ये कहाँ हुआ? मुंगेर में। 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 19 दिसंबर 1919 को, ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। मनोनीत सभापति राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में राम दयालु सिंह ने अध्यक्षीय भाषण का हिंदी अनुवाद पढ़कर सुनाया। मनोनीत सभापति जिनको बताया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनकी अनुपस्थिति में रामदयालु सिंह, रामदयालु मोर है, रामदयालु मोर आप लोगों को पता होगा, ये मुजफ्फरपुर में है, तो इन्हीं के नाम पे है, ने अध्यक्षीय भाषण का हिंदी अनुवाद पढ़कर सुनाया। जो अध्यक्ष, जो सभापति थे, तो इनकी अनुपस्थिति में रामदयालु सिंह ने इस भाषण को हिंदी का अनुवाद पढ़कर सुनाया था। सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार के प्रांतीय 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो मुंगेर में 19 दिसंबर 1919 को हुआ था, वो 28वां था। ये सवाल है, कहाँ हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन 28वां? वो मुंगेर में हुआ था। किस डेट को हुआ था? 9 दिसंबर 1919 को हुआ था। उसके मनोनीत सभापति कौन थे जो अनुपस्थित थे? राजेंद्र प्रसाद। ये भी सवाल है। अध्यक्षीय भाषण का हिंदी अनुवाद पढ़ के रामदयालु सिंह ने सुनाया था, और इस सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित हुए थे। तो ये अगर सवाल पूछ दिया कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन में कौवा प्रांतीय सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल हुए थे, तो भाई लोग याद रखना है कि 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो कि मुंगेर में हुआ था। अब ये भी पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार के 28वां प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए थे, वो कहाँ सम्मेलन हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। तो इस तरह से सवाल उठा पटक करेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है। एक बार में याद नहीं होता है, एक बार में तो वीडियो घुमा घुमा के देखिए, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्वालिफाई करना है। और हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग अगर साथ साथ हमारे पढ़ें तो क्वालिफिकेशन में आपको कोई डाउट नहीं है, बस कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। वीडियो घुमा घुमा के देखिए, जितनी बार देखना है देखिए, उसको समझिए, और आगे भी लगातार बाकी जो सब्जेक्ट है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और रिजल्ट पक्का है, लेकिन हाँ मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की यात्रा की। अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पर भागलपुर कॉलेज भी गए थे। तो भागलपुर कॉलेज गए थे। देखिए मैडम ने यहाँ पे लिखा भी है 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन, मतलब उनको ये लगा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उन्होंने यहाँ पे मार्किंग करके रखा है। अच्छा, ये मार्किंग पहले है तो उन्हीं का किया हुआ है मार्किंग। तो अब बिहार युवा संघ, तो 1928 में बिहारी छात्र
बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ। बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ। बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन कहाँ हुआ? मोतिहारी में, जहाँ बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मोतिहारी में। हिंदुस्तानी सेवा दल के सचिव प्रोफेसर ज्ञान साहा को इस संघ का सचिव बनाया गया। हिंदुस्तानी सेवा दल के सचिव, हिंदुस्तानी सेवा दल के सचिव कौन थे? प्रोफेसर ज्ञान साहा। उनको इस संघ का सचिव बनाया गया। प्रोफेसर साहा ने 10 अप्रैल 1929 को जनता के नाम पर एक अपील जारी करके 14 अप्रैल को प्रथम नौजवान दिवस मनाने की घोषणा की। प्रथम नौजवान दिवस मनाने की घोषणा किन्होंने की थी? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा, जो कि हिंदुस्तानी सेवा दल के सचिव थे। इस संघ का सचिव उनको बनाया गया था। किस संघ का? तो बिहार युवा संघ की स्थापना जो मोतिहारी में 1928 के अधिवेशन में संपन्न हुआ था, उसमें उनको अध्यक्ष सचिव बनाया गया था। और वो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने 10 अप्रैल 1929 को जनता के नाम पर अपील जारी करके 14 अप्रैल को प्रथम नौजवान दिवस मनाने की घोषणा की। कब? 14 अप्रैल को प्रथम नौजवान दिवस मनाने की घोषणा की। ये भी एक सवाल बनने वाला है। जो भी आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट, जो भी हम लोग डिस्कस करते, उसको मान के चलिए कि वो सवाल पूछने वाला है और उसको कोरिलेट करना है। कोरिलेट करने से चीज़ें क्या होती है कि बहुत आसान हो जाती है उसको याद रखना। मतलब समझ के जब चीज़ों को आप याद रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रखता है। 14 अप्रैल को प्रथम नौजवान दिवस मनाने की घोषणा की। मुंगेर में 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन संपन्न हुआ। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन संपन्न हुआ मुंगेर में। तो बिहार नौजवान सम्मेलन संपन्न कहाँ हुआ था? बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ हुआ था? अच्छा, अब ऐसे बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन कहाँ? मोतिहारी में हुआ था। बिहार नौजवान सम्मेलन, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इधर हम मोतिहारी, इधर जो हम लोग देखे हैं ना मोतिहारी, ये बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन है। और यहाँ पे क्या है? बिहार नौजवान सम्मेलन का अधिवेशन है, जो कि कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता, इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पंडित प्रजापति मिश्र ने नौजवानों के खादी पहनने पर विशेष बल दिया। फरवरी 1930 को में बिहार शरीफ में युवक संघ की एक शाखा खोलने का प्रयत्न किया गया, जिसमें नालंदा कॉलेज के छात्रों ने प्रमुख रूप से भाग लिया। तो ये है इस सम्मेलन में की अध्यक्षता करते हुए पंडित प्रजापति मिश्र। ये बिहार नौजवान सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित प्रजापति मिश्र थे, जो कि मुंगेर में हुआ। क्या हुआ मुंगेर में? बिहार नौजवान सम्मेलन हुआ था। और बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था मोतिहारी में। और उसके सचिव कौन थे? प्रोफेसर ज्ञान साहा थे। और उन्होंने ही प्रपोज किया था 14 अप्रैल को नौजवान दिवस मनाने का, प्रथम नौजवान दिवस मनाने का प्रपोजल दिया था। अच्छा, बिहार में नमक सत्याग्रह। अब आगे गांधी जी आते हैं। बिहार में 14 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक बिहार प्रांत का दौरा किया। 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक, यानी कि 4 दिन का जवाहरलाल नेहरू ने इस समय बिहार का दौरा किया था। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिला में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो बिहार में पहले कहाँ नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई? तो सबसे पहले चंपारण। और गांधी जी का जो पहला आंदोलन था सत्याग्रह, इनफैक्ट इंडिया में जो सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया गया था पहली बार, वो चंपारण में ही किया गया था और यहीं से सत्याग्रह शुरू हुआ था। इसलिए शायद इसलिए भी किया गया होगा कि सर्वप्रथम चंपारण और उसके बाद सारण, चूंकि उससे सटा हुआ है सारण था उस समय। अभी तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया है, 3 डिस्ट्रिक्ट बन गया है अभी सारण में। छपरा, सिवान और गोपालगंज सब लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे। सारण एक कमिश्नरी है, आज भी कमिश्नरी है, और सारण कमिश्नरी में छपरा आता है जिसमें हेडक्वार्टर है, और उसमें से 3 जिला बन गए, छपरा, सिवान, गोपालगंज। तो सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह बिहार में कहाँ से शुरू हुआ? तो चंपारण और सारण से शुरू हुआ।
चंपारण जिले में 13 व्यक्तियों का पहला जत्था बिपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला और रास्ते में झकिया, सेमरा, सुगौली, फुलवरिया, माधोपुर, सिनवरिया और जोकिया में ठहरते हुए 11 अप्रैल 1930 को बेतिया पहुंचा। मतलब इतने सारे जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 जगह पे रुकते हुए 13 व्यक्तियों का जत्था जो था बिपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला। कहाँ से? चंपारण से, और होते हुए ये बेतिया पहुंचा। बेतिया पहुंचने तक जत्थे में 3400 स्वयंसेवक शामिल हो चुके थे। मतलब लोगों में जो डेडिकेशन था वो इस कदर था कि 13 लोग चले और चंपारण जिला से चल के बेतिया शहर तक पहुंचने में 3400 लोग शामिल हो गए। उस टाइम में, ये इंडिपेंडेंस से बहुत पहले की बात है, जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो हमारा पॉपुलेशन था कितना? 34 करोड़ के आसपास था पॉपुलेशन। और उससे ये 20 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 17-18 साल पहले की बात है। और तब कुछ दूर में ही 3400 लोग शामिल हो गए। तो ये एक डेडिकेशन था कि भाई हमें आज़ादी चाहिए। सारण जिला के 3 स्थानों बरेजा, गोड़ियाकोठी, हाजीपुर में क्रमशः 6, 7, 8 अप्रैल 1930 को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। इन तीनों जत्थों का नेतृत्व क्रमशः गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्र ने किया। मुजफ्फरपुर जिला में 7 अप्रैल 1930 को स्थानीय नेताओं रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, ठाकुर रामानंद सिंह के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। अब चलते हैं पटना में। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और पटना सिटी में मंगल तालाब के लगभग 2 मील पूर्व नखास पिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। नखास पिंड स्थान जो पटना सिटी मंगल तालाब से 2 मील दूर है, पटना सिटी में मंगल तालाब स्थित है, तो उससे 2 मील दूर पर नखास पिंड नामक स्थान है जहां से नमक कानून को भंग करने का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है सवाल कि पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कौन सा जगह चुना गया। तो पटना सिटी के मंगल तालाब से 2 मील दूर, वो नहीं पूछेगा कितने मील दूर, लेकिन ये पूछ सकता है नखास पिंड। हम रेफरेंस के लिए बोल रहे हैं कि मंगल तालाब, पटना सिटी 2 मील कोरिलेट करेंगे तो नखास पिंड आपके ध्यान में आएगा। नमक सत्याग्रहियों के जत्थे का नेतृत्व सर्च लाइट के मैनेजर एवं नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह थे। सर्च लाइट के आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, ये एक न्यूज़पेपर हुआ करता था सर्च लाइट के मैनेजर थे। सर्च लाइट न्यूज़पेपर था। तो जत्थे का नेतृत्व ये कर रहे थे मैनेजर एवं नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह ने किया। पटना में नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता अंबिका कांत सिंह थे, जो सर्चलाइट के मैनेजर थे। राम वृक्ष बेनीपुरी थे और रामनाथ। सत्याग्रह को कुचलने के लिए पुलिस ने पटना में निर्मम दमन चक्र चलाया। दरभंगा जिला में सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में स्वयंसेवकों का पहला जत्था दरभंगा नगर से 17 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करते हुए पिपरा के लिए रवाना हुआ। लेकिन दरभंगा से बाहर निकलते ही सत्यनारायण सिंह के साथ रामानंद मिश्र को गिरफ्तार किया गया। मनेर जिले में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 11 नमक सत्याग्रहियों का जत्था 17 अप्रैल 1930 को मुंगेर से गोगरी के लिए रवाना। रवाना हुआ। पुलिस प्रतिरोध के कारण गोगड़ी के एक सत्याग्रही मुरलीधर झा के शरीर का कुछ भाग नमक के कड़ाही की रक्षा करते हुए झुलस गया। श्री कृष्ण सिंह को 23 अप्रैल 1930 को बेगूसराय में गिरफ्तार किया गया। दक्षिण मुंगेर में सत्याग्रह शुरू करने के लिए नंद कुमार सिंह 17 अप्रैल 1930 को लखीसराय के समीप ऐतिहासिक रजौन ग्राम के लिए मुंगेर से पैदल चल पड़े। यहाँ 20 अप्रैल 1930 को नमक बनाया जाना शुरू हुआ। इसकी पहली पुड़िया बद्रीनारायण सिंह ने 101 रुपये में खरीदी। ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। मतलब ऐसे लग रहा है कि ये जुनून था कि देश में कैसे अंग्रेजों को भगाया जाए, उसके लिए हर तरह का लोग सपोर्ट कर रहे थे। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। दक्षिण मुंगेर में सत्याग्रह शुरू करने के लिए नंद कुमार सिंह ने 17 अप्रैल 1930 को लखीसराय के समीप ऐतिहासिक रजौन ग्राम के लिए मुंगेर से पैदल चल पड़े। 20 अप्रैल 1930 से नमक बनाया जाना शुरू हुआ।
कब से नमक बनाया जाना शुरू हुआ? 20 अप्रैल 1930 से। इसकी पहली पुड़िया बद्री नारायण सिंह ने 101 रुपये में खरीदी तब। अच्छा, अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मेंस में भी ये सब सवाल जैसे पूछता है कि नमक सत्याग्रह में क्या है, नमक सत्याग्रह का क्या असर हुआ देश के नेशनल मूवमेंट पे, जो राष्ट्रीय मूवमेंट चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, तो नमक सत्याग्रह का उसमें क्या असर हुआ, और बिहार का नमक सत्याग्रह के आंदोलन में क्या रोल है। तो बिहार का जब रोल हम पूछेंगे ना, नमक सत्याग्रह तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो वो तो आ जाएगा, लेकिन जब बिहार के संदर्भ की बात करेंगे तो ये जो सारी बातें हैं इसमें ये आ जाएगी। कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि बिहार ने इस तरह से सहयोग किया, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये एक तरह से आप मेंस के लिए भी आप तैयार होंगे। हमेशा पीटी की तैयारी के लिए पीटी के बारे में नहीं सोचिए। जो लोग पीटी के बारे में सोचेंगे उनका एक लिमिट हो जाता है विजन। तो आप ना मेंस के बारे में सोचिए। जब आप मेंस के बारे में सोचिए तो ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं। जब ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद होने लगती है, समझ में आने लगती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में जून 1930 के अंत तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाया गया। कब तक चला? ये नमक कानून भंग होते रहा। 20 अप्रैल से तो बनाना शुरू कर दिए हम लोग, मतलब बिहार में, और ये 20 जून तक चलते रहा, 1930 तक। अंत तक नमक कानून भंग का कार्यक्रम चलता है, क्योंकि वर्षा शुरू हो जाने पर नमक बनाने योग्य मिट्टी मिलना संभव नहीं था। इस बीच सबने अवज्ञा आंदोलन के दूसरे कार्यों जैसे विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, खादी का उत्पादन तथा नशीले दूसरे कार्य जैसे विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, खादी का उत्पादन तथा नशीले पदार्थों का बहिष्कार आदि को कांग्रेसी स्वयंसेवकों द्वारा शुरू किया गया था। नशीले पदार्थों का बहिष्कार भी बहुत जरूरी था, क्योंकि नशा में डूबा हुआ देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कभी अपने विकास के बारे में, अपने स्वतंत्रता के बारे में तो बहुत दूर की बात है, खुद के बारे में नहीं सोच सकता है। तो ये जरूरी है कि नशे का भी बहिष्कार किया जाए, चूँकि अंग्रेज नशाखोरी बढ़ाने की कोशिश किए होंगे उस समय, ताकि लोग इसकी गिरफ्त में रहें और आज़ादी के बारे में, चाहे सो कॉल्ड स्वतंत्रता के बारे में, चाहे जो मुहिम चल रहा है उससे वो डाइवर्ट हो सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया। उस समय के हमारे लीडर बहुत ही विजनरी थे। वो लोग समझते थे कि किन सब चीज़ों से ज़्यादा असर होगा। गांधी जी को खासतौर पर इसमें आदि को कांग्रेसी स्वयंसेवकों द्वारा शुरू किया गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने 9 मई 1930 को एक परिपत्र प्रचारित करके सभी शाखा समितियों को विदेशी वस्त्रों तथा नशीले पदार्थों की दुकानों पर 16 मई 1930 को धरना देने का कार्य शुरू करने के आदेश दिए। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई। स्वदेशी संघ की स्थापना पटना में मई 1930 में हुई थी, जिसके प्राधिकारी निम्नलिखित नेता थे। सर अली इमाम अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा एवं केबी दत्त उपाध्यक्ष थे। हसन इमाम मुख्य सचिव थे और बलदेव सहाय संयुक्त सचिव थे। तो ये नाम पक्का याद रखिएगा। अच्छा, याद करने के लिए याद करेंगे तो याद नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखिए। अच्छा, मैंने क्या बोल दिया? मैं तो लगता है कि एक उस तरह का बात बोल दिया। तो याद करने के लिए याद करेंगे तो याद नहीं रहेगा, ये हमेशा याद रखिए। मतलब कि इसको रटना नहीं है, समझ समझ के रटना है। अब सर अली इमाम का जिक्र पहले भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा, वो कौन नहीं जानता है। केबी दत्त उपाध्यक्ष थे, हसन इमाम मुख्य सचिव और बलदेव सहाय संयुक्त सचिव थे। ये बार बार जब आप पढ़ेंगे, बार बार घुमा घुमा के वीडियो देखेंगे, घुमा घुमा के पढ़ेंगे, फोकस होकर पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसको रटना नहीं बोलते, उसको समझ के याद रख कर लेना बोलते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन में बिहार के नियुक्त प्रांतीय डिक्टेटर दीप नारायण सिंह थे। बलदेव सिंह सबने अवज्ञा के बिहार में नियुक्त प्रांतीय डिक्टेटर दीप नारायण सिंह थे। सबने अवज्ञा, अच्छा, सबने अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्त प्रांतीय डिक्टेटर कौन थे? प्रांतीय डिक्टेटर दीप नारायण सिंह जी थे। सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ करते समय महात्मा गांधी ने भारत की महिलाओं से विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों के बहिष्कार संबंधी कार्यों में भाग लेने, स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की अपील की थी। बिहार में गांधी जी की अपील का महिलाओं पर अच्छा प्रभाव हुआ। महिलाओं का रोल ही पूछता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का क्या रोल था, बिहार में महिलाओं का क्या रोल था, ये मेंस का सवाल बनता है। तो जब इस तरह की चीज़ आएगा आप मेंस का लिखेंगे ही।
पढ़ेंगे अच्छे से तो लिखना ही है, ऐसा नहीं है कि मेंस नहीं लिखेंगे, आप डेफिनेटली लिखेंगे। तो ये सवाल इस तरह का आता है और खूब आता है, तो इसमें आप इस तरह से इनपुट दे सकते हैं। भारत में महिलाओं ने विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों के बहिष्कार संबंधी कार्यों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की अपील की थी। ये कौन किया था? गांधी जी ने की थी। बिहार में गांधी जी की अपील का महिलाओं पर बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय अधिकांश महिलाओं को जाता है। मतलब पटना में जो विदेशी वस्त्र का बहिष्कार हुआ उसमें सबसे ज्यादा श्रेय महिलाओं को जाता है। श्रीमती हसन इमाम एवं श्रीमती विंध्यवासिनी देवी ने इसमें प्रमुखता से भाग लिया। इन दोनों का नाम पूछता है पीटी में भाई लोग कि महिलाओं में सबसे लीड रोल में कौन थी विदेशी वस्त्र के बहिष्कार में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में बिहार में। तो इन दोनों का नाम आता है श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी ने इसमें प्रमुखता से भाग लिया। सासाराम में राम बहादुर बार एटला की पत्नी ने कुछ अन्य महिलाओं के साथ स्थानीय थाना के सामने नमक बनाया। 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन पटना में हुआ था, 1929 में हुआ था। बिहार में कुछ महिला प्रतिनिधियों ने 20 जनवरी 1930 को मुंबई में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधारों हेतु अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भाग लिया था। चौथा बिहार महिला सम्मेलन 4 दिसंबर 1930 को गया के थियोसॉफिकल हॉल में नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो ये ध्यान रखने की बात है, यहां से देख लीजिए कि पटना में तो ये तो महिलाओं ने बनाया, और 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ। कहाँ हुआ? पटना में हुआ। बिहार में कुछ महिला प्रतिनिधियों ने 20 जनवरी 1930 को मुंबई में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार हेतु अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भाग लिया। पटना बिहार से कुछ महिलाएं मुंबई में भी जाके भाग ली थी। अच्छा, चौथा बिहार महिला सम्मेलन जो हुआ था वो गया के थियोसॉफिकल हॉल में नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान बिहार अस्थायी समिति की सदस्य, ये पूरा नहीं आ रहा था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी ने इसमें प्रमुखता से भाग लिया। सासाराम में राम बहादुर बार एटला की पत्नी ने कुछ अन्य महिलाओं के साथ स्थानीय थाना के सामने नमक बनाया। जनवरी 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का एक अधिवेशन हुआ। बिहार से कुछ महिला प्रतिनिधियों ने 20 जनवरी 1930 को मुंबई में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार हेतु अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भाग लिया। चौथा बिहार महिला सम्मेलन 4 दिसंबर 1930 को गया के थियोसॉफिकल हॉल में नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के दौरान बिहार अस्थायी समिति की सदस्य कमल कामिनी देवी ने पिछले वर्ष के कार्यों की रिपोर्ट पढ़ी। बीहपुर सत्याग्रह भागलपुर जिला के बीहपुर में सत्याग्रही स्वयंसेवकों पर पुलिस का दमन चक्र बड़ी कठोरता और निर्ममता के साथ चला। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पटना सहयोगियों तथा प्रोफेसर अब्दुल बड़ी, बलदेव सहाय, ज्ञान साहा, मुरली मनोहर प्रसाद, अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी प्रसाद, यकूब यरीफ, उपेंद्र नाथ मुखर्जी और कुछ अन्य लोगों के साथ 9 जून 1930 को बीहपुर पहुंचे तथा एक सभा को संबोधित किया तथा समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यालय की तरफ जा रहे जुलूस पर पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सहित सभी गणमान्य नेता घायल हो गए। पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार काउंसिल के 4 सदस्यों अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, श्याम नारायण सिंह शर्मा और नवल किशोर प्रसाद सिंह ने सदस्यता त्याग दी। भागलपुर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय बहादुर सुधांशु भूषण राय ने बीहपुर और सबौर में पुलिस की कार्रवाइयों को अवैध करार देते हुए 4 जुलाई 1930 को अपना त्याग पत्र दे दिया। राय बहादुर द्वारकानाथ ने भी राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बड़ी
पर लाठी प्रहार के विरोध में बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो इसमें क्या है कि बीहपुर जो सत्याग्रह था उसमें सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज हुआ, स्वयंसेवक सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने एक दमनकारी कठोर निर्ममता के साथ चलाया था और इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, प्रोफेसर अब्दुल बड़ी किए थे, बालदेव सहाय, ज्ञान शाह, मुरली मनोहर प्रसाद, अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी प्रसाद, यकूब आरिफ, उपेंद्र नाथ मुखर्जी और कुछ अन्य लोगों ने 9 जून 1930 को बीहपुर पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने सभा को संबोधित किया था। सभा समाप्त होने के बाद जो कांग्रेस कार्यालय की तरफ जो लोग जा रहे थे उस जुलूस पर लाठीचार्ज कर दिया और उसके विरोध में बिहार काउंसिल के 4 सदस्य अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, श्याम नारायण शर्मा और नौल किशोर प्रसाद सिंह, ये 4 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। भागलपुर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय बहादुर सुधांशु भूषण राय ने बीहपुर और सबौर में जो पुलिस कार्रवाई हुई थी उसको वो अवैध करार दिया और उन्होंने भी उससे इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आता है नंगी हड़ताल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की एवं उसके उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे रहने का निश्चय किया। इसे नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। तो नंगी हड़ताल जान लो आप लोग कि नंगी हड़ताल क्या है। तो छपरा में जो जेल है, मतलब उस समय का जो जेल था, जेल तो अभी भी है लेकिन उस समय का जो जेल था उसमें कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की। सबने अवज्ञा में क्या था, विदेशी वस्त्र का त्याग करो और स्वदेशी अपनाओ। तो उसमें कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की और कहा कि अगर आप हमें स्वदेशी कपड़ा नहीं उपलब्ध कराएंगे तो हम नंगे रहेंगे और इसीलिए इसको नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल पूछा हुआ है कि नंगी हड़ताल का संबंध किससे है। तो बिहार में छपरा जिला के जेल से है, कैदियों से है। इस तरह का सवाल पूछा हुआ ये सवाल है, बीपीएससी में पूछा है। मुझे लगता है 2-4 बार जरूर पूछा है। नंगी हड़ताल अलग अलग घुमा के ये कहाँ के कैदियों ने नंगा हड़ताल किया था, तो ये सवाल पूछा है। तो इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आगे चलते हैं। चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान। बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान करने से किसानों ने मना कर दिया। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था। चौकीदारी कर नहीं भुगतान करने के लिए मना कर दिया और चंपारण जिला सबसे आगे था। उसके 5 थाने सुगौली, गोविंदपुर, ढाका, जोगापट्टी और मझौलिया इससे प्रभावित थे। शाहाबाद के बाबूरा नामक स्थान पर कुछ लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। चंद्रावती देवी ने 12 अप्रैल 1930 को गया में एक सभा को संबोधित करते हुए चौकीदारी कर नहीं देने पर बल दिया। अच्छा, ये गया में कौन लीड कर रही थी? तो चंद्रावती देवी ने एक सभा को संबोधित करते हुए चौकीदारी कर नहीं देने का सभा को संबोधित करते हुए नहीं देने पर बल दिया। और ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो चौकीदारी कर नहीं देने में सबसे आगे चंपारण जिला था। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन के एक सरपंच, एक दफ्तार और 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दे दिया। सारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष जमुना सिंह ने चौकीदारी कर के विरुद्ध त्यागपत्र दे दिए। इस प्रकार सारण, पटना, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में भी यह अभियान शुरू हो चुका था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर 29 जून 1930 को रामसुंदर लाल, जिनकी मृत्यु सारण जिला के गोपालगंज अनुमंडल के कटिया थाना में हो गई थी, स्मृति दिवस मनाया गया। 29 जून को स्मृति दिवस मनाया गया। सरकार द्वारा कठोर दमन। अब बिहार में सबने अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार निर्ममता के साथ दमन चक्र चला रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आतंकित करने के लिए गोरखा एवं घुड़सवार पुलिस के दस्ते भेजे गए। 19 सितंबर 1930 को मुजफ्फरपुर के नवाब सिंह एवं ब्रह्मदेव सिंह पर स्वयंसेवकों को अपने घर ठहरने देने की अनुमति देने के कारण कार्रवाई किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। बेगूसराय के बलिया नामक स्थान पर पुलिस ने सत्याग्रह शिविर पर छापा मारकर राष्ट्रीय झंडा उठा ले जाने का प्रयास किया। बेगूसराय के बलिया नामक स्थान पर पुलिस ने सत्याग्रह शिविर पर छापा मारकर राष्ट्रीय झंडा ले जाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय झंडा की रक्षा के प्रयत्न में राम लखन सिंह को भारी चोट आई और 30 अगस्त 1930 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई।
तो ये इसमें किनकी मृत्यु होगी? राम लखन सिंह का। उनमें राष्ट्रीय झंडा को जो बेगूसराय के बलिया नामक स्थान में पुलिस झंडा ले जाने का प्रयास कर रही थी, उसको बचाने के चक्कर में उनको बहुत चोट लगी और 29 अगस्त 1930 को जेल में उनकी मृत्यु होगी। चौकीदारी कर वसूलने के उद्देश्य से पुलिस ने सारण जिला के बरेजा केंद्र में सितंबर 1930 में एक सप्ताह तक लूट मचाई। नवंबर 1930 में सोनपुर मेला में कपड़ा, शराब, गांजा की दुकानों पर धरना देने वाले स्वयंसेवकों को पुलिस के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। सारण जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव और स्वयंसेवकों के पहले जत्थे के नायक पंडित गिरीश तिवारी को गिरफ्तार किया गया। सोनपुर मेले की कार्रवाइयों की संबंध में वीर चंद्र पटेल और विजय ठाकुर भी गिरफ्तार किए गए। जमालपुर में एक भीड़ पर 12 नवंबर 1930 को गोली चली, जिसमें 4 लोग मारे गए। चौकीदारी करबंदी के सिलसिले में नवंबर 1930 के तीसरे सप्ताह तक बिहार के 5 स्थानों बीहट मतलब मुंगेर, बिहपुर मतलब भागलपुर, बरेजा, कटिया और भोरे सारण मतलब पर अतिरिक्त पुलिस बैठा दी गई। तो यहाँ तक हम लोग इसमें ये देख चुके हैं कि बिहार में चौकीदारी कर में कैसे कैसे चौकीदारी कहाँ कहाँ शुरू हुआ और सरकार सबने अवज्ञा का दमन करने के लिए बिहार में क्या क्या किया। तो सबने अवज्ञा में बिहार का क्या योगदान था, इसके पहले हम लोग इधर ये भी देखें, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार देखे, साइमन कमीशन का बहिष्कार देखे, बिहार में विदेशी वस्त्र का बहिष्कार देखे, उसमें बिहार का योगदान देखे, और केंद्रीय असेंबली बम विस्फोट में बिहार का प्रतिक्रिया क्या था ये देखिए। 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन, बिहार में नमक विद्रोह और उसमें बिहार का जो रोल है, ये सब कुछ सबने अवज्ञा आंदोलन, ये भी हम लोग देख चुके। और अभी हम लोग चौकीदारी कर नहीं देने पे बिहार में क्या हुआ और सरकार इन सब चीज़ों को जो कठोरता से दमन कर रही थी, तो सरकार का ये दमन भी हम लोग देखें। तो इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग यहीं पे आज समाप्त करते हैं यहाँ तक, और कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार सत्याग्रह समाचार पत्र के विरुद्ध की कार्रवाई, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग को सारा पेपर कवर करना है। इसका विवाद पनोरमा का हम लोग को ज्योग्राफी भी कवर करना है, भूगोल, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को कवर करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग को कवर करना है। तो इन सब चीज़ों को कवर करते हुए फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह से एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए, नंबर मैक्सिमम लाना है, 120-30 के आसपास टारगेट करना है। अगर उतना हम लोग सही करके आएंगे तब जाके 5-10 नंबर काट छाट के 10-15 के आसपास आएगा, क्योंकि जनरल कट ऑफ 110 के आसपास जा रहा है अभी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा 120 के आसपास अगर सही होता है तभी सिलेक्शन का चांस है, और बहुत अच्छे से हो जाएगा। विश्वास रखिए, सिर्फ लगातार पढ़ते रहिए। अभी चूँकि मैडम है नहीं तो इसलिए बीच बीच में ब्रेक हो रहा था, तो उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग तो करके दे दिया था जिसको मैं प्रोसेस कर दिया था, लेकिन वो अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू कर दो। मैं नहीं चाहती किसी भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं जिनको कोई भी दिक्कत हो, तो इसलिए हमने ये वीडियो शुरू किया है। मैं चलो ठीक है मैं अभी पढ़ा लेता हूँ, तो हमने ये शुरू किया है। और अभी हम रोज़ वीडियो एक रिलीज़ करने का कोशिश करेंगे, कम से कम रोज़ आपको वीडियो मिल जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेबस हमारा कवर हो जाए। जैसे ही हिस्ट्री ख़त्म होगा हम लोग सवाल क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। इनफैक्ट हमको लगता है कि 1-2 दिन में मैं सवाल भी शुरू कर दूँ, 10-10, 15-15 करके मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूँ हिस्ट्री का, ताकि जब तक हमारा हिस्ट्री 3-4 दिन में ख़त्म होगा तब तक ये इसका हिस्ट्री से रिलेटेड सारा सवाल का भी रिवीजन हो जाएगा और आप उससे प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो आज यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास कल।